नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से विषय हैं जिन पर हमें बात करनी है। और आज थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेरी आवाज़ से, तो आज आप एडजस्ट कर लीजिएगा और देख लेते हैं बिंदु क्या है, कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले सरकार करेगी 22 अवैध सट्टेबाजी जो ऐप है उनको बैन करने का आदेश दे दिया गया है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि महादेव बैटिंग ऐप काफ़ी चर्चा में था। इससे संबंधित स्कैम के लिए बड़े बड़े राजनेताओं, अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को भी नोटिस जारी किया गया था ईडी के द्वारा। तो उसी पर अब जांच करके फाइनली 22 जो ऐप है वो बंद किए जा रहे हैं। दूसरा है एकमुश्त समाधान योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है भारत आटा पहल, तो ये भारत आटा पहल क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। और अंत में है चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बन गया है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, बैटिंग ऐप से लेकर के कि क्या यह मामला था, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें हम यह भी देखेंगे कि राज्य सरकार का इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट में जो ये चल रहा था उसमें प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव ऑनलाइन बेटअप जो सट्टेबाजी ऐप है इसके सहित 22 और ऐप को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन वेबसाइट के खिलाफ एक्शन लिया गया है फाइनली। ठीक है, तो अब ये ऐप बंद हो गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है ये महादेव ऐप का मामला जो अभी तक चर्चा में था। तो मामला यह था कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के माध्यम से जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियां हैं वो की जा रही थी और इसमें सिर्फ जो ऐप बनाया गया है उसका पैसा तो था ही, साथ ही साथ बड़े बड़े राजनेताओं, अभिनेत्रियों, इन सबके ऊपर भी आरोप था कि इन्होंने इन पे अपने जो अवैध पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट किया है, लगाया हुआ है, इससे इनको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, प्रवर्तक निदेशालय ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें जांच भी कर रही थी। अभिनेताओं, राजनेताओं और व्यापारियों सहित कई लोगों पर इसमें अवैध सट्टेबाजी के आरोप थे। ठीक है, चलिए उन पर यह भी आरोप थे कि वह इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसका प्रचार और प्रसार करें। अभी आप देखते हो कि माई 11 सर्कल ऐप आता है, ठीक है, रमी सर्कल आप देखते हो, आपको ऑनलाइन बताया जाता है कि आप यहाँ पर क्या क्रिकेट खेलिए, ऑनलाइन आप पैसे जीत जाओगे, उसके लिए ऐड भी चलाए जाते हैं और वो ऐड इस अकॉर्डिंग होते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने कल 1 करोड़ रुपए जीत लिए, मतलब जिनको देख के भी नहीं लगता है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते होंगे। और वहाँ से इस तरीके से आपको पोर्ट्रे किया जाता है, आपको उत्साहित किया जाता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसका यदि आप डाटा निकाल करके देखोगे तो न जाने कितने लोगों ने अपनी इसमें जान गंवाई है सट्टेबाजी के तौर पर, क्योंकि वो ऑनलाइन बैटिंग ऐप में पैसा लगाते हैं, पैसा हार जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। और ये एक तरीके से एडिक्शन भी पैदा कर देता है लोगों को इसका। जैसे आप ड्रिंक करते हो ना तो आपको ड्रिंक का एडिक्शन हो जाता है, वैसे इसमें लोगों को एडिक्शन हो जाता है कि मुझे 11 सर्कल पे अच्छा मैं इतने पैसे जीत गया, मैं वापस से लगाऊंगा। तो ये एक तरीके से एडिक्शन है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था और सरकार ने एक्शन लिया भी है कि इस तरह के जितने भी ऐप आ रहे हैं, लूडो खेलो तो आप पैसा जीतोगे, आप यूट्यूब में देख लो इतने सारे ऐड आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, मेन बात तो ये है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस चीज़ को आपसे कह रहे हैं कि आप ये काम करो। क्या वो खुद इस पर, ये जो बैटिंग एप्स है उस पर पैसा लगा रहे होंगे या वो खुद अपने फैमिली या किसी मेंबर से कह रहे होंगे आप बैठ करके खेलो? बात आ जाती है उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत है, हम क्यों अपनी चीज़ों को इस पर बर्बाद कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा माइंड जो पूरा उसी में लगा रहता है। अच्छा आज इस क्रिकेटर ने खेला, आज इन्होंने खेला, आज यहाँ पैसा जीत गए। ठीक है, तो ये जो माहौल बनता जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ऑनलाइन बैटिंग ऐप की वजह से, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रही हैं, लोग इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन सट्टेबाजी क्या होती है, तो यह इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न आयोजनों, खेलों और गेम्स पर दांव लगाने यानी कि पैसा लगाने की एक संदर्भित प्रक्रिया है। अब देखते हैं इससे संबंधित कानूनी पहल क्या है, क्या क्या इससे संबंधित एक्ट है और किस प्रकार से इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबंध का कानूनी आधार क्या है, कैसे प्रतिबंध इस पर लगाया गया है। तो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अधिनियम कौन सा है, आईटी अधिनियम 2000, धारा कौन सी है, 69A, इसके तहत आप इस पर प्रतिबंध लगा सकते हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या हो जाता है कि धारा 69A
केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हितों को खतरा पहुंचाने वाली वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, बात की जा रही है केंद्र सरकार की, यानी कि राज्य सरकार का इसमें अपना अलग मत हो सकता है। राज्य सरकार इससे संबंधित अलग चीजें जारी कर सकती है। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो उसको बढ़ावा भी दे रही हैं। चलिए, तो धारा 69A के तहत केंद्र के पास है कि वो जहां पे भी जो भी इस प्रकार की साइट देखेगी राज्य सरकार से, वहां पर वो बंद करवा सकती है। जो भी वो जिन्होंने अलाउ कर रखा होगा उनको भी, जो अवैध चल रही होंगी उनको भी। तो केंद्र सरकार को पूरा इसके लिए क्या है, अधिकार दिया गया है। आगे आ जाते हैं क्षेत्राधिकार की। यदि मैं बात करूं तो सट्टेबाजी और जुआ, बेसिकली जिसे गैम्बलिंग, यह 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का हिस्सा हो जाती है। तो बेसिकली ये हिस्सा किसका है, राज्य सूची का। जो भी ये जो सट्टेबाजी होती है, गैम्बलिंग सट्टेबाजी होती है, आपका पैसा लगाते हो, तो ये राज्य सरकार का हिस्सा आ जाती है। और ऑनलाइन सट्टेबाजी अक्सर कई राज्यों में अलग अलग नियमों के साथ चलती है। और इसी की मैं बात कर रही थी आपसे कि बहुत सारे राज्य हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं, बहुत सारे राज्य हैं जो किन्हीं किन्हीं चीजों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो हर राज्य में इससे संबंधित कानून, नियम और क्या चीजें चल रही हैं वो अलग अलग है। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी अक्सर कई राज्यों में अलग अलग नियमों के साथ चलती है और इससे विनियमन और शासन संबंधी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं संशोधन का। संशोधन क्या हुआ, तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया गया और ऑनलाइन वास्तविक धन गेमिंग या सट्टेबाजी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाता है। अब इसके तहत क्या कर दिया गया है कि जो भी धन गेमिंग है, जो सट्टेबाजी है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत पूर्णतः उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्वनियामक निकाय निरीक्षण अनिवार्य है, यानी कि गेम में सट्टेबाजी का जो परिणाम होता है वो शामिल नहीं होता है। आगे देखते हैं उपयोगकर्ता सत्यापन कैसे होता है। तो ऑनलाइन गेम मध्यस्थों को उपयोगकर्ता KYC विवरण प्राप्त करना होगा और तीसरे पक्ष के वित्त पोषण को रोकना होगा। यहाँ पे आप देखते हो ना कि आप अपना, इवन इससे बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। ये तो एक चीज है, अभी हम देखते हैं ना ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, आपको नहीं पता कि आपने उस ऐप को, जो अपना अकाउंट नंबर दिया है, जो आपने चीजें वहां पे मेंशन करी है, जो अपनी ID, आधार कार्ड, इवन आप देखिए जब भी आप प्रोसेस समझाती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ शायद आपको समझ में आए। जैसे ही आप किसी बैटिंग ऐप में पैसा लगाते हो या फिर आप कोई रमी सर्कल या कुछ भी इस तरह के गेम्स खेल रहे हो, वहां पर आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। कई बार वो आपसे आधार नंबर, आधार संख्या ये भी लेते हैं, सारी डिटेल फिल करनी होती है। ये सारा कुछ इनके पास आपका डेटा पहुंच जाता है और यही डेटा कहीं ना कहीं मिसयूज भी होता है, जो आपके अकाउंट से कई बार पैसे चले जाते हैं। लिंक में आते हैं कि रमी सर्कल का ये लिंक है, आप ओपन करो, आपके पैसे चले गए। तो ये पूरा एक वेब है, जाल है, जिसमें हम फंसते जा रहे हैं और हमें एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ रही। तो ये एक जगह से शुरू हुई और बहुत जगह कनेक्ट होकर के हमें प्रॉब्लम्स के तौर पर सामने आती जाती है और फिर कहते हैं हमने तो कहीं अपना डेटा शेयर ही नहीं किया। शेयर ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सट्टेबाजी या जुए के प्रत्यक्ष या सैरोगेट विज्ञापन निषिद्ध है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होता है, निषिद्ध है बट फिर भी चल रहा है। और ये किस प्रकार से है कि आपको वहां बताना पड़ेगा। जैसे ही आप देखते हो कई बार म्यूचुअल फंड्स का ऐड आता है तो वहां पे एक बड़ी लंबी तेजी से कोई लाइन बोल करके चला जाता है कि ये जो आप इसमें पैसा लगा रहे हो ये जोखिमों के अधीन है। आप जैसे ही ये रमी सर्कल या ऑनलाइन इससे संबंधित कोई भी ऐड आता है तो उसमें भी अंत में एक लाइन आती है और वो बहुत तेजी से जाती है, चाहे किसी को समझ में आता हो चाहे ना आता हो, कि यह आपको लत लगा सकती है और ये आपके जोखिमों के अधीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतनी लंबी फास्ट फॉरवर्ड लाइन बोल करके जोखिमों के अधीन बता करके चले जाते हैं और आप उस जोखिम में फंस जाते हैं। ऐसे ही होता है सेम, जैसे हम कैंसर डिब्बी खरीदते हैं सिगरेट की, उसमें पीछे लिखा होता है कैंसर इससे हो सकता है, मे कॉज कैंसर, लेकिन उसे कौन पढ़ता है, कौन देखता है? जिसको पीना है उसको कैंसर से मतलब ही नहीं है। आप चाहें उसके घर में किसी कैंसर पेशेंट को लेकर के बैठा दीजिए, तब भी वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं राज्य विनियमन। तो सिक्किम ऑनलाइन जुए की अनुमति देता है। अब यहाँ पर राज्यों के, जैसे मैंने बताया ना कि क्षेत्राधिकार अलग अलग है, वो इससे संबंधित कानून बना सकते हैं। तो सिक्किम ऑनलाइन जुए की अनुमति देता है, जबकि तेलंगाना सभी प्रकार के जुए के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति रखता है। मतलब तेलंगाना से संबंधित किसी भी ऐप को ये अलाउ नहीं करता कि आप हमारे राज्य में कार्य कर सकते हैं। फिर छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम 2022 और तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम नियमन अधिनियम 2022 का उद्देश्य जुआ और गतिविधियों एवं विभिन्न मीडिया में उनके प्रचारों को प्रतिबंध करना है। तो बहुत सारे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, बहुत सारे राज्य इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये था इससे संबंधित मामला, क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आ जाते हैं हम दूसरे लेक्चर में और देख लेते हैं। यह एक योजना से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। योजना किस लिए चलाई जाती है, मैं इसकी बात करूँ तो उद्देश्य यह होता है राज्य सरकारों का कि किसी न किसी प्रकार जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको समाज में उसकी स्थिति प्रदान करना है, उनका सामाजिक उत्थान करना है। तो बेसिकली इसलिए योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि जो कमजोर वर्ग है उसको हम मजबूत बना सके। चलिए, तो ये तो हुआ कि योजना क्यों चलाते हैं। बेसिकली हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना जारी की है। अब ये योजना किससे संबंधित है, तो यह योजना संबंधित है बिजली कनेक्शन से लेकर के जिन जिन लोगों के घर में बिजली कनेक्शन है, जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई है। और योजना का उद्देश्य क्या है कि जिनके अभी तक पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, 1 लाख 2 लाख हो गए हैं, 3 लाख हो गए हैं, तो उनके लिए सरकार ने कुछ छूट प्रदान करी है कि यदि आप इस ड्यूरेशन में अपना बिजली का बिल जमा करते हो तो आपको कुछ प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, आप बिल अपना दे सकते हो। तो ये उससे संबंधित योजना है। ठीक है, यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक 3 चरण में लागू की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस योजना के 3 चरण क्या होने वाले हैं। तो इस योजना का पहला चरण लागू होगा 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण होगा इसका 1 से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण होगा इसमें 16 से 31 दिसंबर तक। और इसी में क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जो बिजली उपभोक्ता है यदि वह इस ड्यूरेशन में पैसा जमा कर रहे हैं पहले चरण में तो कितनी छूट दी जाएगी, दूसरे चरण में यदि वह अपना बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं तो कितनी छूट दी जाएगी, और यदि तीसरे चरण में अपने बिजली का जो पैसा है वो जमा करने जा रहे हैं तो कितनी छूट दी जाएगी। तीसरे चरण में आते आते या जो प्रतिशत है, छूट का प्रतिशत है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत 50 से 100% तक छूट मिलने वाली है जितने भी उपभोक्ता हैं जितना बिजली का बिल बकाया है। ठीक है, इस योजना के तहत बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों और बकायेदारों एवं न्यायालय में लंबित जो बिजली से संबंधित मामले चल रहे हैं इनका समाधान भी किया जाएगा। तो इस उद्देश्य से भी लॉन्च की गई है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, तो समस्त विद्युत भार के LMV1 घरेलू, LMV2 जो वाणिज्यिक होता है, LMV4 यानी कि निजी संस्थान जो होते हैं, LMV5 यानी कि निजी नलकूप, LMV6 यानी कि औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज और विलंबित भुगतान अधिभार राशि पर अधिकतम 100% की छूट प्रदान की जाएगी। तो हर क्षेत्र के तहत जो कनेक्शन होते हैं अलग अलग होते हैं। घरों के लिए अलग होगा, आप यदि बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो उसके लिए जो आपके मीटर्स लगे उनके लिए कनेक्शन अलग होगा, आपकी कोई कंपनी है उसके लिए अलग होगा। तो उन सभी पर ये छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये किस्तों के भुगतान पर भी सुविधा दी जाएगी। अब क्या दी जाएगी, चलिए देख लेते हैं। योजना में 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के 2 विकल्प दिए गए हैं। या तो वो एक साथ अपने सारा पैसा जमा कर सकते हैं या फिर वो दूसरे विकल्प के माध्यम से 2 बार में यह पैसा दे सकते हैं। 30 नवंबर तक यदि आप अपना बकाया पैसा देते हो तो आपको उसमें 90% तक छूट मिलेगी, और या फिर आप 3 किस्तों में भुगतान करते हो तो 80% छूट मिलेगी, और 6 किस्तों में भुगतान करते हो तो 70% छूट यहाँ पे दी जाएगी। एक साथ जमा करोगे 90% छूट है, 3 किस्तों में जमा करोगे 80% है, समझ में आ गया होगा, और यदि 6 किस्तों में आप भुगतान करते हो तो 70% है। इसी तरह से यह निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए है कि सरचार्ज उनका किस प्रकार होगा और अन्य जो उपभोक्ता है उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे आ जाते हैं, भारत आटा पहल क्या है। तो अभी फेस्टिवल सीजन आ चुका है, 12 तारीख को दिवाली है, तो इसी से संबंधित सरकार द्वारा एक पहल चलाई गई है और उसके लिए जो भारत आटा ब्रांड है उसको 2 रुपए सस्ता कर दिया गया है सभी के लिए। तो अब देख लेते हैं, तो सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य निर्मित भारत आटे की कीमत 2 रुपए प्रति किलो कम कर दी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो भारत आटा ब्रांड क्या है पहले यह देख लेंगे। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रकार का गेहूं का आटा है और जिसकी अधिकतम खुदरा मूल्य 27.50 रुपए है। ठीक है, और प्रति किलोग्राम, यह आपके रुपए के बारे में बताया गया, प्रति किलोग्राम इतना है। यदि मैं बाजार के मूल्यों की बात करूं तो बाजार में यही आटा आपका 35.93 रुपए प्रति किलोग्राम है, और इस पर भी सरकार ने अब छूट देती है, तो अभी हो जाएगा आपका 25.50 प्रति किलोग्राम। ठीक है, यह पहल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। आवश्यक वस्तु लिखा है यानी कि यह इसेंशियल है, आटा इसेंशियल है, सभी को रोटी खानी है। ठीक है, तो
हर एक वर्ग जो है उस तक ये पहुंच पाए, वो इसे खरीदने में समर्थ हो। इसलिए ये जो आवश्यक वर्ड है ना, आवश्यक वस्तु में आपका क्या आ जाएगा, आटा आ जाएगा, साथ ही साथ आपका दालें आ जाती हैं, नमक से संबंधित हो जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन पर सरकार कार्य कर रही है, इनको टैकल कर रही है, और उसी में आपका आटा आ जाता है, और इसी के लिए सरकार इस पर जो पैसा है 2 रुपए है वो कम कर रही है। आटे को केंद्रीय भंडारण नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफीड और एनसीसीएफ सहित आउटलेट्स के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है, और साथ ही साथ सरकार भारत ब्रांड के तहत चना दाल भी बेच रही है, और इसके तहत जैसे मैंने भी बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, दाल हो जाता है आपका, नमक हो जाता है, आटा हो जाता है, तो उनको भी वह बेच रही है। आगे देख लेते हैं इस नेफीड और एनसीसीएफ के बारे में। तो इसकी स्थापना 1958 में और एनसीसीएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। ये एक प्रमुख सहकारी संस्था है जो क्या करती है कि कृषि उत्पाद खरीद और विपणन के लिए बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। ठीक है, तो ये किसके तहत पंजीकृत है, 2002 के तहत पंजीकृत है। एक ये सरकारी संगठन है, बस इतना ही जानना है हमें इसमें। आगे आ जाते हैं चिली अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 95th जो सदस्य है वो बन गया है। चलो देख लेते हैं। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का तो यह 95वां सदस्य बन गया है, इसलिए यह चर्चा में है। चिली का समावेश वैश्विक स्थिरता प्राप्त करने में और ऊर्जा चुनौतियों के समाधान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो ये चिली की यह इंपॉर्टेंस है इसके यहाँ इसमें शामिल होने में। आगे देख लें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इसकी स्थापना 2015 में 21वें कॉप का जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान हुई थी। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित और सहयोगी मंच है। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल है इसकी बात करेंगे हम। इसका उद्देश्य क्या है यदि मैं बात करूं तो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को लेकर के इसको बढ़ावा देना है, इसको और अधिक इसका प्रोडक्शन करना है, इसके तहत यह निर्माण किया जाएगा इनका। साथ ही साथ जो ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है हर एक देशों तक, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके निर्माण से लेकर के उनको भी इनके समाधान में क्या कार्य हो सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए इस पर कार्य करना है। तो बेसिकली इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 2020 में ISA के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के साथ सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य के गठबंधन में शामिल होने के लिए क्या हो गए थे, पात्र हो गए थे। इससे सौर ऊर्जा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों का समुदाय बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सौर ऊर्जा को और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाना है और भी इसका ज्यादा उत्पादन करना है। सदस्य देश यदि मैं वर्तमान में बात करूं तो 116 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिसमें से 94 इसके स्थायी सदस्य हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी जो टूवर्ड्स 1000 रणनीति बनाई गई है इनके द्वारा, वह क्या है ये टूवर्ड्स 1000 रणनीति। तो इसके तहत सबसे पहले तो निवेश जुटाना है, पैसा जुटाना है इस जो ऊर्जा है इसके उत्पादन के लिए, इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके समाधान के लिए, ऊर्जा से संबंधित समाधानों के लिए। तो सबसे पहले निवेश जुटाना है। कितना जुटाना है, तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर का निवेश इकट्ठा करना है। तो सबसे पहला ये हो गया कि निवेश जुटाना है। दूसरा क्या है, ऊर्जा पहुंच। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ये ऊर्जा जो है, जो स्वच्छ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसकी पहुंच बनानी है। तो 1000 मिलियन लोगों तक इस सौर ऊर्जा को पहुंचाना है। ठीक है, तो 1000 लोगों तक ऊर्जा की पहुंच बनानी है। इसके साथ ही क्या है कि सौर ऊर्जा क्षमता, इसको बढ़ावा देना है। ये दूसरी लाइन है, ये इसके साथ मैच हो गई है। तो दूसरा इसका बेसिकली मैं बात करूं क्या है तीसरा लक्ष्य, तो सौर ऊर्जा क्षमता यानी कि ISA की रणनीति का लक्ष्य है कि 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास करना है और इसको सुविधाजनक बनाना है। अंत में क्या है, उत्सर्जन में कमी। इसका लक्ष्य है कि हर साल 1000 मिलियन टन CO2 का जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी करना है। तो यह है इसका 1000 का लक्ष्य जो टूवर्ड्स 1000 हम पढ़ रहे हैं। अब इसके लाभ क्या है यदि मैं इसकी बात करूं तो सौर ऊर्जा के उपयोग से काफी हद
तक इसको बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ेगा, काफ़ी हद तक लोगों को यह लाभ पहुंचाएगा। साथ ही साथ लाखों लोगों के लिए ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे और इसके सामूहिक प्रयास से सभी सदस्य देश जो है इसके और दुनिया के लिए एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो इससे यह लाभ होने वाला है और इसी के लिए यह कार्य कर रही है। तो ये आज की प्रमुख चर्चित मुद्दे थे जिन पर मैंने बात करी है। प्रश्न आज मैं ओरली आपको बता देती हूं कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो अलायंस है उसका 95वां सदस्य देश घोषित किया गया है? चिली को, ब्रिटेन को, रूस को या कनाडा को? ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू एंड तक देखने के लिए, एंड तक मेरी इस आवाज को झेलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।